हाय एवरीवन, प्यारे दोस्तों, मैं हूं साबिर ख़ान और ये हमारा दूसरा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर और यकीनन बहुत कंफ्यूज करने वाला और उलझाने वाला एक टॉपिक है। कुछ इसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे ख्याल करना होता है, इसलिए हम लोग कभी भी उलझ जाते हैं इसमें। असल में कुछ मुश्किल नहीं है, अगर इसको हम लोग देखने का तरीका या फिर इसको सही से क्लासीफाई करके समझे तो बहुत इजी है और कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो मैं थोड़ा इसको इजी करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसमें देखते पहले वर्ब होता है क्या। वर्ब ना पहले तो वर्ब क्रिया को कहते हैं या कोई हम लोग काम करते हैं उसे कहते हैं। एक्शन, सीधी सीधी भाषा में कहे तो इसको एक्शन, जो एक्शन होता है हमारे एक्टिविटी, हमारे जो हमारे डेली लाइफ से, तो वो एक्शन को वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया, हम कुछ काम करते हैं उसे। अब उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो पहले हम लोग मेन वर्ब समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो, मेन वर्ब में जैसे यहाँ लिखा है कि डिनोट्स एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब यहाँ एक सब्जेक्ट रहता है, वो जो काम करता है ना, जो एक्शन करता है उसे वर्ब कहते हैं। समझते हैं। देखो यहाँ पर ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, तैर रहा है, तैरने का काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा एक्शन हो रहा है, तैरने का। तो तैरना क्या होगा, ये क्रिया हो गई है। वैसे यहाँ पे ये जो दूसरा लड़का है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखने की ये दूसरी क्रिया होगी, लिखना यानी क्रिया होगी। ठीक है, और तीसरे उसमें ये प्ले कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना एक क्रिया होगी। और चौथे उसमें चलना। तो ये चारों अलग अलग जगह अलग अलग क्रियाएँ हो रही, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं वर्ब। अब मैंने कहा है कि एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, तो हमें एक्शन तो समझ में आ गया, अपन सब्जेक्ट क्या है, जो ये एक्शन परफॉर्म करता है ना, तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे तैरने का एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, ये लड़का, तो ये लड़का क्या हो गया, सब्जेक्ट, और उसका तैरना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो इसलिए एक्शन ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं उसे, सब्जेक्ट का एक्शन होता है। दूसरे इमेज में लड़का लिख रहा है, तो लिखना ये जो उसके हाथ में जो पेन चल रहा है ये क्रिया होगी, लिखना, और लिखने वाला कौन, ये लड़का, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसलिए बोलते हैं इसे एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो ये जो क्रिया करते हैं उसे ही वर्ब कहते हैं, या फिर जो काम होता है ना हमारे हाथ से उसे ही वर्ब कहते हैं। तो पहले उसमें स्विम कर रहा है, दूसरे में लिख रहा है राइट, तीसरे में प्ले, और चौथे में वॉक। तो ये क्या हो गया, ये तक क्रिया हो गया, और उसकी ये अलग अलग। हमारी डेली लाइफ में हम सुबह से शाम तक, बल्कि सोना भी क्रिया है, तो हज़ारों क्रिया करते रहते हैं। थिंकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, रीडिंग, दिन भर हमारा काम अलग अलग क्रियाओं में या फिर अलग अलग एक्शन में या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो हम दिन भर हमें अलग अलग तरह की क्रियाएं करते रहते हैं, उन्हें ही वर्ब कहा जाता है। और ग्रामर में इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं रहा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाया जाता है, उसका मीनिंग पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हर सेंटेंस में वर्ब का होना लाजमी है। अगर वर्ब नहीं रहा तो उसका मीनिंग पूरा नहीं होता, बल्कि वो सेंटेंस कहलाता भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा पढ़ते उसे। अब जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे हम लोग एक्शन या एक्टिविटी करते रहते, तो बहुत सारे वर्ब है हमारी डेली लाइफ में, तो उसकी बहुत सारी लिस्ट है। उसमें से आप कोई भी सिंपल सी बुक्स लेंगे ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी, या इंटरनेट पे एक सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ब मिल जाएंगे। तो आपको वो पढ़ लेना है। आपको वैसे कई सारे तो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, बट कुछ बहुत से नहीं पता होते, तो इसको पढ़ लेना चाहिए। एक 100-200 के करीब, 100-150 या 200 तक तो जनरली पढ़ लेना चाहिए, स्पेशली नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये आपको पढ़ना है। वो मैं इतनी सारी लिस्ट यहाँ पे लगा नहीं सकता हूँ, इसलिए आपको खुद करना है ये काम। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेन वर्ब है ना, जो एक्शन दिखाता है, जिसमें एक्शन होता है, तो वो मेन वर्ब के हम फॉर्म पढ़ते हैं अलग अलग। आपने जनरली ये 3 फॉर्म पढ़े होंगे, आपको हर दूसरी बुक में या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा कि इसके 3 वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, बट हम लोग 5 फॉर्म पढ़ेंगे उसके। और आपको थोड़ा तक मैं यहीं पे कुछ चीज़ें जोर देके कहूँगा, आपको यही दिमाग में बैठा लेनी है कि ये चीज़ ऐसी है, ये वर्ब का फॉर्म ये बताता है, तो ये एकदम फिट कर लो। इससे आपको टेंस पहचानने में आसानी होगी, और टेंस में ये काम आने वाला है, और टेंस में हम लोग ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ वर्ब आपको एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक सादी समझ लेंगे। हम लोग जब सीरियल वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे, तो वर्ब टेंस में मैं आपको ये सारे चीज़ें समझाऊंगा फिर से।
बट टेंस समझने से पहले या अदर एक्टिविटी समझने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें मुझे समझानी बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, इसलिए मैं इसका एक वीडियो बनाया हूँ। तो आपने जनरली ये 3 टाइप के देखे होंगे। आज हम लोग ये चौथा और पांचवा भी पढ़ेंगे। अक्सर ये भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है किताब बुक्स में, बट कुछ थोड़ा अलग देखने का नजरिया मेरा था इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न उस फॉर्म में किया है। तो पहला है जो V1 बोलेंगे उसको, पहले को, दूसरे को V2, V3, V4 और V5 इस तरह नाम देंगे उनको। तो जो V1 रहता है वो जनरली उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का। जैसे यहाँ पे गो मतलब जाना, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म आस्क हो गया, पुश हो गया, रन हो गया और राइट हो गया। ये इनके ओरिजिनल फॉर्म V1 में आते हैं और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा और ये जो उनके ओरिजिनल फॉर्म रहेंगे तो समझ लेना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उनके ओरिजिनल फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो समझ लेना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आँख बंद करके। तो याद रखना है। इसका दूसरा है V2। जो V2 है जो, तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है अक्सर। उसका V2 का फॉर्म इस तरह होता है, गो का वेंट हो गया, आस्क का आस्क हो गया, ईडी लग गया, पुश का पुश हो गया, रन का थोड़ा स्पेलिंग चेंज हो गया यहाँ पे, और रोट हो गया राइट का। तो ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। अगर आपको सेकंड फॉर्म दिखा तो आप आंखें बंद करके पहचान लेना कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। बस रहती है कि यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब होना नहीं चाहिए। ये होगा उनका परफेक्ट फॉर्म। V3 क्या हो गया, परफेक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे उनके अलग अलग फॉर्म तैयार होते हैं। जैसे वेंट का गॉन हो गया, आस्क का आस्क ईडी हो गया। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों सेम है। हाँ सेम है, बट ये परफेक्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा साथ में। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत क्लियरली लिखा होता है। तो और टेंस के टेबल में मैं और आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा परफेक्ट में और सिंपल पास्ट टेंस में फ़र्क क्या होता है। डोंट वरी। सिर्फ उनकी ये फॉर्म आपको याद रखनी है। जैसे राइट का रिटर्न हो गया यहाँ पे, तो परफेक्ट फॉर्म है ये। यहाँ पर परफेक्शन दिखाया जाता है। कोई क्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है, या फिर कोई एक्शन पूरी तरह से परफॉर्म हो चुका है, या फिर कोई काम पूरी तरह हो चुका है, ऐसा उसका मतलब होता है। V4 है, वो होता है कंटिन्यूस। यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाई जाती है, ये कंटिन्यूस रहता है V4। थोड़ा स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पर मतलब यूएस ज़्यादा से लग गया है, तो थोड़ा जो वर्ब के लास्ट में ING लगकर इसकी कंटिन्यूटी बनाई जाती है, या फिर वो कंटिन्यूसली जारी है तो कंटिन्यूस हो जाता है इसका V4 फॉर्म। ठीक है। लास्ट है V5। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ इससे, क्योंकि ये ना बहुत इसकी वजह से बहुत एग्जाम में मार्क्स जाते रहते हैं। देखो V5 जो रहेगा ना, तो वर्ब के आखिर में यस लगेगा या फिर ES लगेगा, या फिर किसी में CHES भी आता है, फिर SHE भी आता है। ये कुछ इस तरह फॉर्म भी करते हैं। मोस्टली यस लगता है या ES लगता है। ठीक है। तो ये है सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन रहा तो उसके लिए जो वर्ब होता है उसमें ES या यस लगता है लास्ट में। ठीक है। और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। अब सिंगुलर थर्ड पर्सन ये क्या है, मान लो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया ये A। ठीक है। और आप लोग सुन रहे हैं तो ये हो गया आप लोग B। ठीक है, B हो गए। अब मान लो हम लोग मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो आप सेकंड हो गए। मतलब हम सामने हमने बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाले सेकंड पर्सन। बट अगर हम लोग किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे होंगे, तो अब तीसरा इंसान कौन हो सकता है? वो हो सकता है कोई एक इंसान हो सकता है, या फिर कोई एक से ज़्यादा इंसान हो सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप, या फिर कोई एक इंसान हो सकता है। तो अगर जो वहाँ मौजूद नहीं है और हम लोग उसकी बात करें तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो ये थर्ड पर्सन हो गए, चाहे सिंगुलर हो, अकेला हो, या फिर ग्रुप में हो। तो जब हम लोग किसी सिंगुलर यानी वाहिद इंसान के बारे में बात करते हैं जो कि मौजूद नहीं है और अकेला है कहीं, तो थर्ड पर्सन है, तो उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। तो जब बात सिंगुलर थर्ड पर्सन की इसकी होती है ना, तो ऐसे समय में इसका जो वर्ब होता है ना, वो बनता है V5। ठीक है, ES लगता है उसके आस में। जनरली नहीं, हमेशा के लिए होता है ही, शी, इट, और कोई नाम रहता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कबीर। कोई भी सिंगल नाम आ सकता है। कबीर की जगह पे दुनिया भर के सिंगुलर नाम आ जाते हैं इसकी जगह पे, तो उनके लिए हमेशा क्या होता है, ES यूज़ किया जाता है। सेंटेंसेस में सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट डाल देता है, और एग्जाम वर्ब में इनमें से कोई दूसरा वर्ब डाल देगा, या फिर सिंपल ये वाला डाल देगा, और हमें दिखाई भी देता नहीं है कि हाँ यहाँ सिंगुलर थर्ड पर्सन का वर्ब है, ES लगा है नहीं लगा है, और फिर हमारे मार्क्स ऐसे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली हमको समझना है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन रहा तो तब
ही शी इट या कोई नाम रहा सिंगुलर तो समझ लेना लास्ट में यस लगना है या ईएस लगना है, इस तरह का वर्ब फॉर्म यूज़ होता है, आपको याद रखना है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये भी V1 और V5 यूज़ होता है, याद रखना, ठीक है। कोई कन्फ्यूज नहीं, इस पर ज़्यादा जोर दो आप, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। बाकी ये तो आपको ऑलरेडी पता भी होता है और हम टेंस में क्लियर भी कर लेंगे, बट ये थोड़ा सा ध्यान देना इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एग्जाम में इसकी वजह से बहुत मार्क्स जाते हैं बच्चों के और ये समझ में ही नहीं आता। ओके ठीक है, तो हम दूसरा टाइप देखते हैं वर्ब का। पहला हमने देख लिया मेन वर्ब, समझ लिया क्या था क्या रहता है। तो अब हम थोड़ा हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है ना जो, तो टोटल 24 होते हैं, उसमें से उसके भी दो टाइप है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और एक मॉडल ऑक्सिलरी है, जो कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11 है और मॉडल ऑक्सिलरी 13 है, ठीक है। अब जैसे इसका नाम में ही है हेल्पिंग वर्ब, तो ये इसका काम ही जनरली हेल्प करना होता है। ये जो मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब एक्शन बता देता है आपको कि हाँ ये एक्शन है, क्रिया है या फिर काम है, बता देता है, पर उस एक्शन का टाइम, वो किस टाइम परफॉर्म हुआ है तो वो नहीं समझ में आता है। इससे वो पास्ट में परफॉर्म हो चुका था या अभी परफॉर्म हो रहा है या फिर आगे फ्यूचर में परफॉर्म होगा, ये क्लेरिफाई नहीं होता है। तो वो जो एक्शन है या फिर वो वर्ब है, तो वो जो काम है वो कौन से टाइम में परफॉर्म हुआ है, वो क्लेरिफाई करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। वो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसकी मदद करते हैं और एक्शन का टाइम डिसाइड करने में मदद करते हैं, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके दो टाइप है, एक प्राइमरी है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में ये है। इसका प्राइमरी वर्ब क्या है, इनका हेल्प करना, इसका हेल्प करना, टाइम बताने के लिए, अब इन सब का। और ये जो पहले है जो फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन करते हैं, तो ये भी प्राइमरीली टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनका प्राइमरीली डायरेक्टली काम क्या है, हेल्प करना, टाइम डिसाइड करने के लिए, ठीक है। इसका भी काम वही है, बट इन सब का और साथ साथ इन सब का काम थोड़ा अलग है। ये मॉडल ऑक्सिलरीज है ना जो, तो थोड़े अलग काम करते हैं, समय के और टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इनके मीनिंग अलग अलग निकल के आते हैं, तो इसलिए इंडिविजुअली पढ़ना पड़ता है इन्हें। तो हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे लास्ट में, जब एक हमारी लेवल बढ़ जाएंगी ना अंडरस्टैंडिंग की, उसके बाद में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग के बेस या फिर हमारा एक सेंस डेवलप होने के बेस पर ही इसके सही आंसर निकाले जा सकते हैं या इसे सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्टैटिक है, प्राइमरी है, ये सीधा सीधा यूज़ होता है। तो हम लोग पहले ये देख लेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल ऑक्सिलरी का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बहुत अच्छे से इनकी यूज़ समझाऊंगा आपको, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगी उसमें। तो पहले ये देख लेते हैं। इसमें मोस्टली 3 तरह के जो टू बी वाले, टू हैव और टू डू वाले, इनके फॉर्म हैं अलग अलग। टू बी के 5 फॉर्म हैं, एम इज आर, वाज वेयर। टू हैव के 3 फॉर्म है, हैव, हैज और हैड। टू डू के डू, डज और डिड है, ठीक है। तो ये इनके फॉर्म है, पूरे 11 हो जाते हैं। ये आपको पूरे टेंस में हेल्प, टाइम दिखाते टाइम हेल्प करते हुए दिखेंगे, पूरे टेंस में दिखेंगे आपको। ज़्यादातर आपको ये दिखेंगे। ये टू डू का इस्तेमाल मैं आपको थोड़ा इसी वीडियो की लास्ट में बता दूंगा, आपको ये कंटिन्यू दिख जाएंगे, पूरा टेंस का टेबल रहेगा ना, उसमें ये दिखेंगे आपको घुमा फिरा के, और उसके साथ ये भी आ जाएंगे, बट ये आपको दिखेंगे नहीं। मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसा ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके हम देखेंगे, आपको थोड़ा इसका मैं बता दूंगा, याद रखना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी सिर्फ अलग से, जैसे हमने V5 पढ़ा था ना, ES लगता है आखिरी में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो ये भी वही है, ये भी वही है, ये है V5। ये सब V5 बोल के यूज़ होते हैं, कहते मैं समझा दूंगा आपको आखिरी में, बट इसको इसलिए याद रखना है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो ये यूज़ होंगे, याद रख लेना इसको, बाकी कन्फ्यूज होने का काम नहीं, ओके। बाकी ये इनके पास फॉर्म है, खैर टेंस में हम समझ लेंगे इसको, आप इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने का काम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम बताने के लिए वर्ब को हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, बट कभी कभी ये खुद मेन वर्ब की जगह पे आ जाते हैं, मतलब ये मेन वर्ब को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मेन वर्ब की जगह पे आके बैठ जाते हैं। तो उस समय ये भी एक्शन दिखाएंगे? नहीं, ये एक्शन नहीं दिखाते, ये सब्जेक्ट के बारे, सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में जानकारी देते, वो क्या है वो बताते, तो ना कि एक्शन बताते। याद रखना, एक्शन नहीं बताते, ये आपको मेन वर्ब की जगह पे मिलेंगे और इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ये खुद ही मेन वर्ब रहेंगे और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा इनके साथ। तब ऐसे टाइम में ये कोई एक्शन नहीं दिखाते। अब मेन वर्ब की जगह लिए तो एक्शन दिखाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है,
ये मेन वर्ब नहीं एक्शन नहीं दिखाते या फिर कोई काम नहीं दिखाते, ये सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं या फिर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि वो क्या है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब वो मेन वर्ब की तरह काम करते तो फिर उनके भी ये V1 V2 V3 V4 V5 बन जाते, ठीक है। ये टू बी वाले हैं, इनकी ये टू बी के है ये चारों। एम इज हो गया V1, वाज V2, बीन परफेक्शन दिखाने वाला V3 और ये कंटिन्यूटी दिखाने वाला बीन V4। ये नहीं रहता है इसका V5 नहीं रहता है। हैव के भी वैसे हैव उसका V1, हैड अगेन V2 और डबल हैड है यहाँ पे परफेक्शन दिखाने वाला, याद रखना ये दोनों भी यूज़ होते हैं यहाँ पे। अब ये सेम वही कहानी जैसे हम आस्क्ड और आस्क्ड पर देखे थे या पुश देखे थे उसकी तरह ये हैड, यहाँ पे हेल्पिंग, ये जब इसका परफेक्शन दिखाता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आते हैं और इसके टाइम में हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, वही सेम कहानी। डू का डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज, तो सिंपल है, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं V5, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली जब हम लोग क्या करते हैं, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, मैंने कहा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। बट अगर हमें उसे नेगेटिव करना है, उस सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है या फिर उसका वर्बल क्वेश्चन तैयार करना है तो हमें ये इनका सहारा लेना पड़ता है, ये हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करना पड़ती है उसमें। इसमें से कौन से डू, डिड और डज, ये हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, ये निकालना पड़ता है। कैसे, लास्ट में मैंने इसके एग्जाम्पल रखे, वहाँ से समझ में आएगा। बट आपको याद रखना है, मैं बोलूँगा अगर V1 अगर मेन वर्ब है तो हमें उसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा निकाल के डू, V2 रहा तो हमको डिड निकाल के लाना है और V5 रहा तो डज लाना है, ये याद रखना, समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, और ये हम लोग पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे क्योंकि हम लोग टेंस में ये सब पढ़ने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे एलोबरेट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ सिंपली आपको बता दूंगा। देखो, प्रेसिडेंट प्रिपेयर फॉर हिज इलेक्शन डिबेट्स, अभी ये जो प्रेसिडेंट है प्रिपेयर्ड है क्या के लिए, उसकी जो इलेक्शन की जो डिबेट्स होती है, अभी अमेरिका में इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिबेट होती है जो मेजर कैंडिडेट है उनके बीच। तो प्रेसिडेंट प्रिपेयर्ड फॉर हिज इलेक्शन डिबेट्स, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट प्रिपेयर हो चुका था उसके इलेक्शन डिबेट के लिए, ओके। तो यहाँ पे प्रिपेयर मतलब एक्शन है ना, तो ये प्रिपेयर क्या हो गया, ये एक्शन हो गया, मतलब उसका वर्ब हो गया। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2, क्यों, क्योंकि आखिरी में ed लग गया, उसका सेकंड फॉर्म है V2 है, याद रखना, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, ही हैड वॉन द मैच। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ही हैड वॉन, जीतना, वॉन द मैच, ये जीत चुका है, ये ही मतलब ये मैच जीत चुका है, इसने मैच जीत लिया है, ओके। तो ये क्या हो गया, वॉन, विन, वॉन, तो ये V3 हो गया, किसका, विन का, ये V3 हो गया और ये इसको हेल्प कर रहा है, परफेक्शन दिखाने के लिए ये मदद करता है। टेंस में और क्लियरिफाई हो जाएगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये मेन वर्ब का कौन सा टाइप है और ये हेल्पिंग वर्ब उसको हेल्प कर रहा है। दूसरा, प्रिया वाज आस्किंग टू कबीर अबाउट पेटेंट लॉ, यहाँ पे प्रिया कबीर से पूछ रही थी पेटेंट लॉ के बारे में, ऐसा इसका मतलब है। तो पूछ रही थी यानी पूछना मतलब आस्किंग, पूछना एक एक्शन हो गया ना, ये हो गया आपका V4 कंटिन्यूटी दिखाने वाला, और ये उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसको टाइम हेल्प दिखाने वास्ते, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर बस सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंतज़ार करना, वेटिंग, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये भी क्या हो गया, V4 कंटिन्यूटी दिखा रहा है, वेटिंग ing लग गया, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब क्यों है, टेंस में क्लेरिफाई होगा, अभी इतना उसको टेंशन लेने का काम नहीं, ओके। ये भी कुछ है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। यहाँ पे ये रीडिंग हो गया, मेन वर्ब, रीडिंग कंटिन्यूटी फॉर्म दिखाने वाला, ये सब क्या है, V4 है, कंटिन्यूटी फॉर्म दिखाने वाले, और ये सब हेल्पिंग वर्ब यूज हुए इनके साथ, ठीक है। ये टेंस में आपको टाइम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, बेफिक्र रहिए। थोड़ा इसको देखते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एज मेन वर्ब, ठीक है। मैंने कहा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जाहिर है। बट मैंने आपको दूसरी स्लाइड में ये भी बताया था कि कभी कभी वो मेन वर्ब की जगह पे बैठ जाते जाके और मेन वर्ब का काम करते, उसी समय में वो कोई एक्शन नहीं दिखाते बल्कि सब्जेक्ट की स्टेट दिखाते। अब यहाँ पर आप पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे कोई मेन वर्ब दिखाई नहीं देगा आपको, कोई एक्शन होता दिखाई दे रहा है, कोई वर्ड से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। सेकंड एग्जांपल में भी स्टूडेंट आर वेरी इनोसेंट, इसमें भी आपको कोई मेन वर्ब नहीं दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब ही दिखेगा सिर्फ ओनली। लॉकडाउन टाइम वाज वेरी बोर, तो यहाँ पे भी कोई एक्शन होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, ये वाज है जो कि हेल्पिंग वर्ब ही दिखेगा।
यहाँ पे हैज़ है और यहाँ पे है। तो आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है ये सारे सेंटेंसेस में कि जो एक्शन दिखा रहा हो। जैसे हम लोग वेटिंग देखे, हमने प्रिपेयर देखे, ये सब देख रहे, तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्शन होते नहीं दिखाई देंगे आपको। हाँ, हेल्पिंग वर्ब दिखेंगे। तो यहाँ पे जब मान लो कोई मेन वर्ब नहीं रहा, हेल्पिंग वर्ब भी दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लेना कि हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जब मेन वर्ब का काम करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्शन दिखाता है उसमें, नहीं, वो सब्जेक्ट की स्टेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसा आई एम अ टीचर, तो ठीक है, तो टीचर क्या है, ओ सॉरी, ये आई क्या है, टीचर है, तो ये टीचर है दिखाता है। जनरली है का साउंड आता है या फिर पोजीशन, ठीक है, ये वाला, तो दिखाता है कि उसके पास क्या है या फिर वो कौन है, तो उसकी स्टेट बताता है, स्टेट बताता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आर वेरी इनोसेंट, तो क्या है, स्टूडेंट वेरी इनोसेंट है, तो यहाँ पे भी क्या बता रहा है कि स्टूडेंट क्या है। ठीक है, लॉकडाउन वॉज टाइम, और सॉरी लॉकडाउन टाइम वॉज वेरी बोर, तो लॉकडाउन का टाइम कैसा था, वो बोर था, तो ये बोर टाइम था, ये दिखाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, इसके बारे में जानकारी बताई जाती है कि वो क्या है, कैसा है। ओके, यहाँ पे पोजीशन दिखाएंगे कि उसके पास कार है, हैज़ आ गया, यहाँ पे भी हैव आ गया कि सब्जेक्ट के पास कार है। यहाँ पे ये आई के पास क्या है, बाइक है, तो यहाँ पे इसके बारे में एडिशनल जानकारी दी जाती है, ना कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। आपको ये ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब हम जब पढ़ेंगे तब भी आपको मैं समझाऊंगा क्यों इसका इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत चीज़ों में काम आता है। मतलब आपको हर जगह पे मैं बताते रहूँगा कि हाँ ये मेन वर्ब किस जगह पे काम कर रहा है, बट ये कोई एक्शन बता नहीं रहा है, ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है या जानकारी दे रहा है, तो ये आने वाला है बहुत आगे। हाँ, जैसे कि कहा था मैंने कि डू डस का आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे ये है कि अमेरिकन्स ब्लेम इंडिया एंड चाइना टू कार्बन एमिशन, तो जो अमेरिकन्स लोग हैं वो इंडिया और चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कि कार्बन का जो पोल्यूशन है या प्रदूषण है, तो इंडिया और चाइना बढ़ा रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन सा टेंस है या फिर कौन सा टाइम है पहचानने के लिए हमको सीधा वर्ब पे जाने की जरूरत है। कौन सा है, V1 है। V1 कौन सा रहता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, सीधा सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है। ओके, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब इसको नेगेटिव करना है तो फिर हमको, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको सेंटेंसेस नेगेटिव करना है तो नॉट जो रहेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। अब जब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो फिर नोट लगाएंगे कहाँ पे, ऐसे समय में हमको क्रिएट करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से निकलेगा, कैसा निकलेगा, इसमें से निकलेगा। अब ये कौन सा है, V1 है, तो हमें टू डू वाले जो अलग अलग फॉर्म है ना उसका सहारा लेना पड़ता है यहाँ पे। तो टू डू का, तो यहाँ पे V1 है, तो डू कौन सा आएगा, टू डू के कौन सा फॉर्म आएगा, V1 वाला आएगा, जो कि क्या है, डू खुद है। ठीक है, और इसका ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पे ब्लेम। ठीक है, और बीच में नोट लगा दो, क्यों, क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना रहता है। तो टू ब्लेम, तो ये पहला क्वेश्चन आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार होगा। अमेरिकन्स डू नॉट ब्लेम इंडिया एंड चाइना टू कार्बन एमिशन। ओके, इस तरह उसका नेगेटिव फॉर्म तैयार होता है। वर्बल क्वेश्चन का भी सेम वैसे ही है। वर्बल क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था लास्ट में कि वर्बल क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं उसे सामने ला लेना चाहिए रहता है। जब ये सेंटेंस दिया है तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वापस क्रिएट करना पड़ेगा। वहीं से ये V1 क्या है, ब्लेम क्या है, V1 है, तो यहाँ पे इसका फॉर्म कौन सा आएगा, टू डू का कौन सा फॉर्म आएगा, V1 आएगा, जो कि क्या है, डू। ठीक है, और ये इसका ओरिजिनल फॉर्म जैसा क्या वैसा ब्लेम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये डू को सामने लाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर एक ऑलरेडी लिख के रखा है, ये डू सामने आ गया। टू अमेरिकन्स ब्लेम इंडिया एंड चाइना टू कार्बन एमिशन, क्वेश्चन मार्क्स, हो गया तैयार। दूसरा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे कबीर राइट्स। अब यहाँ पे ये इस पर आप ध्यान देंगे तो राइट्स ES लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कबीर ने एक नोवेल लिखी, तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो अब हमको इसको नेगेटिव करना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, इसमें से आएगा। अब कौन सा आएगा, ये कौन सा है, V5 है ना, तो हमको हेल्पिंग डू का कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा, V5, जो कि क्या है, डज है। ठीक है, और इसका उसको ओरिजिनल फॉर्म में राइट। ठीक है, और बीच में नोट लगा दो आप, हो गया। डज नॉट राइट, कबीर डज नॉट राइट अ नोवेल, कबीर ने कोई नोवेल नहीं लिखी, कोई नोवेल नहीं लिखी, ऐसा इसका मीनिंग है। ओके, तो ये वाला सेंटेंस देखिए आप, कबीर डज नॉट राइट अ नोवेल, ये तो सॉरी यहाँ पे ओ होना चाहिए था, जो कि इट हो गया। ठीक है, अब वही हेल्पिंग वर्ब जैसा निकाले थे वैसे इसको सामने ले लो, इसको सामने ले लो, और वर्बल क्वेश्चन तैयार कर लो क्वेश्चन मार्क लगा के। वैसे सिंपल है, आपको अब समझ में आ गया होगा। मैंने एक एग्जांपल इसका भी लिया है पास्ट टेंस का। यहाँ पे देखो, ड्रामा क्वीन वाज ट्रांसपोर्टेड
टू इम्प्रिजनमेंट, तो ट्रांसपोर्टेड कौन सा है, V2 हो गया, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। अब नेगेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से कौन सा डू का कौन सा आएगा, V2 वाला आएगा, वो जो है क्या है, डिड, ठीक है। और इसका ओरिजिनल फॉर्म ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बीच में नोट लगा दो, हो गया नेगेटिव। ड्रामा क्वीन वाज डिड नॉट ट्रांसपोर्टेड टू इम्प्रिजनमेंट। अब इसका वर्बल वापस क्वेश्चन तैयार करना है तो वही डिड को सामने ले लो, जैसे कि इसको यहाँ उठाकर ले लो, हो गया, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरह डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। असर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको दिखेगा नहीं, डू का इस्तेमाल दो जगह होता है, एक नेगेटिव सेंटेंसेस करने के लिए या फिर आपको वर्बल क्वेश्चन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है उसका, तो इस तरह यूज़ होता है। टेंस में भी देखेंगे हम लोग, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसको रट लो आप, इसको रट लो, ये आपके लिए ज़रूरी है। देखो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो बहुत थोड़ा कंफ्यूज करते हैं हमें बार बार, तो आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रट लीजिएगा। देखो ये इसमें जो सिंगुलर कौन से है, प्लूरल और सिंगुलर कौन से है, और प्लूरल कौन से है। तो सिंगुलर यानी वाहिद, यानी एक सिंगुलर और प्लूरल यानी एक भी, एक से ज़्यादा भी किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल जो प्लूरल। तो जो सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो उसके लिए ये यूज़ होता है। जो सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उसके लिए ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज़ होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके लिए प्लूरल यूज़ होता है, तो याद रखना है। तो ये पूरे सिंगुलर है, ये पूरे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसमें मोस्टली आपको वो दिखेंगे V5 वाले हैं, सिर्फ वास छोड़ के, ये सब V5 वाले हैं ये, ठीक है, वास छोड़ के। ये जो है तो सिंगुलर और डबल यूज़ होते हैं, प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी यूज़ होते हैं। इसमें डिड, हैड, V2 और ऑल मॉडल ऑक्सिलरी है, याद रखना, ऑल मॉडल ऑक्सिलरी V2, हैड और डिड, ये है, प्लूरल भी है और सिंगुलर भी यूज़ होता है इनका, ठीक है। हाँ, ये है प्लूरल। तो आपको आर वेर तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ ये तो प्लूरल है, बट आपको ये बहुत मतलब आप इस पर ध्यान नहीं देंगे ना तो ये आपको बहुत याद आने वाला है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के बाद आने वाला है, क्योंकि हम इस पर बहुत गलती करते हैं, समझ में नहीं आता ये सिंगुलर है या प्लूरल है। रट लो इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए कौन सी आपका बहुत हद तक ग्रामर जो है ना क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आप ये टेबल एक रटो और ये वाला एक रटो, ये वाला टेबल एक रटो, उसके बाद में ये वाला एक रटो। इसमें खास तौर पर ये जो कि बहुत कंफ्यूज करता है, तो ये आपको रट लेने हैं ताकि आसानी हो। अभी मैं इसलिए पहले ये मेरे सीक्वेंस में नहीं आ रहा, असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव्स के बाद में वर्ब आता है, बट मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना क्लियर नहीं हुई तो बाकी चीज़ें से बहुत दिक्कत जाती है, तो इसलिए मैं पहले ही कुछ क्लियर कर देता हूँ चीज़ें, आपको थोड़ी आसानी हो समझने में, और कुछ नहीं। तो कुछ ये जो टेबल मैंने यहाँ दिया उसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और दोस्तों हमारी जो क्लास है इमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो हम लोग वहाँ पर CT ET और महा TT साथ साथ टाइट की भी क्लास लेते हैं। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके लिए मीडियम जो रहेगा उर्दू और इंग्लिश मीडियम रहेगा। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग क्लासेस लेते हैं। ज़ाहिर ऑनलाइन भी चल रही है हमारी और ऑफलाइन भी है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो कॉल कर सकते हैं। ये हमारे कुछ रिज़ल्ट थे महा TT के जो जनवरी में हुई थी, उसके कुछ बच्चे हमारे पास हुए थे, तो ये सब है। साथ साथ हमारे उससे कुछ दिन पहले दिसंबर 19 में कुछ CT ET के रिज़ल्ट आए थे, तो वहाँ पे भी हमारे काफ़ी बच्चे पास हुए थे, तो ये उनकी कुछ रिज़ल्ट है। कांटेक्ट करना है तो ये हमारी क्लास का नाम है, ये एड्रेस है, ये दोनों एड्रेस है, और कांटेक्ट करना है तो ये 2 नंबर पे, ये मेरा नंबर है और ये अंजू मैम का नंबर है, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं आप। तो कॉल करके कुछ जानकारी लेनी है तो आपको पूछ सकते हैं, क्लास ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे और कुछ अच्छी कंसेप्ट लेके आऊँगा मैं इंग्लिश ग्रामर की। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।